In English, we are having these three things. तीन चीजें important होती हैं और ये तीन चीजों के ऊपर ही basically English depend होती है. What are those? You can see on the screen. What are those? So, reading, writing, and speaking. In Roman, that is called as पढ़ना, लिखना और बोलना. Reading is called as पढ़ना, writing is लिखना, and speaking is बोलना. I think that's very basic. And the complete English language. And first of all, let me introduce what is language. Language is a means of communication, and without language, even if it is English or Urdu or Hindi, Telugu, whatever, without language we won't be able to communicate. So we are using now the medium for communication, English language. And English is, of course, an international language. Everybody is using English nowadays. It is dominating the world now, so that's why we need to learn English, even though we don't call it as our mother tongue. उसको अगर सीधा हम डिफाइन करें तो a language is a set of rules or a medium of communication. So in English language, it is based on these 7 topics which you can see on the screen. I think you can see on the screen. The first topic is grammar. What is grammar? Yes, grammar is rules and regulations, and without rules and regulation we can't learn any language. तो कोई भी language को सीखने के लिए वो लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना जरूरी रहता. वो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप नहीं समझे तो फिर लैंग्वेज जो है करेक्ट नहीं हो सकती. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में, वो क्या रहेगा? ऑफ कोर्स ग्रामर रहेगा. ठीक है, एंड विदाउट ग्रामर वी कांट प्रोसीड. तो ग्रामर को हल्के से नहीं लेना है, ग्रामर को अच्छे से आप लोग को याद रख लेना है, उसके रूल्स को याद रख लेना है, तो आगे आप लोग को सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस बोलने में आसानी हो जाएगी. ठीक है, व्हाट इज वोकैबुलरी? नंबर सेकंड टॉपिक, जो भी वर्ड्स आप याद कर लेते, मेमोराइज कर लेते, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली वोकैबुलरी. तो जब तक आपके पास हैंडफुल ऑफ वोकैबुलरी नहीं रहती तो आप लोग जो है प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना सकते. तो वोकैबुलरी भी जरूरी है आपको सेंटेंस बोलने के लिए, पैराग्राफ्स लिखने के लिए. ओके, so that's about vocabulary. Number third होता है यहाँ पर sentence making. That is called as sentence. So when you know proper grammar and when you have proper vocabulary, उसके बाद जो थर्ड हम करते वो रहता सेंटेंस बनाना, यानी कि जुमले बनाना. सेंटेंस तो आमतौर पर उर्दू में बोलते हैं जुमले. तो जुमलों को कैसे बनाना, और हिंदी में उसको वाक्य बोलते थे हम. तो जुमले कैसे बनाना, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो सेंटेंस को कैसा आप जो है फॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे. सेंटेंस. कैन एनीबडी टेल मी हियर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस डू वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? एनीबडी कैन अनम्यूट एंड टेल मी. Past sentence, present and future. Okay, so past, And sentence, present and future, these are actually called as tenses. Okay, तो टेंस अलग है, सेंटेंस अलग है. सेंटेंस का मतलब होता है जुमला, टेंस का मतलब होता है टाइम. तो नाउ यू आर टेलिंग मी अबाउट टाइम. सो टाइम, ऑफ कोर्स वी हैव पास्ट टेंस, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम. बट द टाइप ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस डू वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज में कितने टाइप के सेंटेंस रहते, वो पहले अगर अपन जान लिए तो आगे चल के उसको क्लासीफाई करके सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सेंटेंस के बारे में. तो नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 4 जो हम मॉड्यूल पढ़ेंगे वो है प्रोनाउंसिएशन. ओके, दिस इज नॉट कॉल्ड एज प्रोनाउंसिएशन, राइट? नाउन प्रोनाउन दैट्स डिफरेंट थिंग एंड प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. तो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है वर्ड को पढ़ने का तरीका, उसको हम उर्दू में बोलते हैं तलफ्फुज. ओके, तो कोई भी वर्ड को इंग्लिश के किस तरह पढ़ते उसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन. तो आमतौर पे प्रोनाउंसिएशन सही रहना जरूरी है, नहीं तो एक वर्ड का एक वर्ड सुनने में आता, फिर एक समझ जाते अपन. ठीक है, तो नंबर 5 है यहाँ पर जो हम मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं वो है एक्सेंट. एक्सेंट का मतलब होता है आमतौर पर बात करने का तरीका. तो अक्सर लोग जो है एक्सेंट के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते, बहुत ज़्यादा परेशान रहते. तो एक्सेंट के पीछे ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि एक्सेंट हर जगह का अलग होता. एक्सेंट को हम उर्दू में बोल सकते हैं लहजा. तो लहजा जो है, इंडियन एक्सेंट अलग होता, अमेरिकन एक्सेंट अलग होता, ब्रिटिश का अलग होता. इंडिया में भी जितने स्टेट्स है, जितने सिटीज़ है, हर जगह का जो है जो बंदा रहता उसका एक्सेंट अलग होता. तो वी डोंट फोकस मच ऑन एक्सेंट बिकॉज दैट इज ऑप्शनल थिंग. इफ़ यू प्रोनाउंस प्रॉपरली, अगर आप सही तरीके से प्रोनाउंस कर लिए
तो एक्सेंट का कोई उतना ज़्यादा मसला नहीं है। आप बाद में अगर चाहे आप फॉर एग्जांपल अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं या आपका जॉब अमेरिकन से हो रहा, उनसे ताल्लुकात है आपके, उनसे बिजनेस मीटिंग्स हो रहे हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ती है अमेरिकन एक्सेंट की। वही अगर आप ब्रिटिशर्स से डील कर रहे हैं तो फिर ब्रिटिश एक्सेंट की जरूरत पड़ती है। अगर इंडिया में आप काम कर रहे हैं तो अमेरिकन की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको, ब्रिटिश एक्सेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर वैसा बोले तो फिर इंडिया वालों को समझ में नहीं आता कुछ भी। ठीक है, तो एक्सेंट इज ऑप्शनल तो एक्सेंट पे ज्यादा फोकस मत करिए। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पर है व्हाट डू यू वांट, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर आपको क्या चाहिए, जो सवाल है यहाँ पर व्हाट डू यू वांट। अगर उसको अमेरिकन एक्सेंट में थोड़ा सा हम बोलने की कोशिश करें तो उसको बोलने का तरीका अलग रहता। उसको हम एक्सेंट की क्लासेस में इंशाल्लाह आगे देखेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टॉपिक है वो है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब बेसिकली अक्सर लोग समझते हैं कि स्पीड को फ्लुएंसी बोलते हैं, तो एक्चुअली स्पीड को फ्लुएंसी नहीं बोलते। इफ यू हैव प्रॉपर ग्रामर and if you have proper vocabulary and if you know how to make proper sentences and if you know proper pronunciation and accent, then with a proper speed and with a proper flow, that is called as fluency. तो वो सारे चीज़ें अगर आपके पास आएंगी तो फ्लुएंसी आएंगी। तो फ्लुएंसी इसीलिए आपको लास्ट में आएगा टॉपिक, शुरू में नहीं आएगा। तो शुरू में फ्लुएंसी के पीछे मेहनत भी नहीं करना है। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा आप बेसिकली पहले तजवीद सीखते अरबी में, तो हम तजवीद को बोलेंगे बेसिकली ग्रामर और उसके रूल्स रेगुलेशंस, मखारिज क्या है, किसको कैसा अदा करना है। और नंबर सेकंड अगर आप वोकेबुलरी की बात कर रहे हैं तो अक्सर जो है आपको इंटरनेट पे या फिर मैं भी आप लोगों से आगे शेयर करूंगा, डिक्शनरी मिल जाती है आपको कुरान की। अगर वो याद कर लिए आप लोग तो कुरान को भी आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड है सेंटेंस मेकिंग वगैरह यहाँ पर। ओके, तो ये सारे चीज़ें आपकी प्रॉपर हो जाएंगी तो फ्लुएंसी आएंगी। नंबर 7th मॉड्यूल जो लास्ट मॉड्यूल है आपका, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन स्किल्स। आमतौर पे इसको कॉम स्किल्स भी बोला जाता। हाउ आर योर कॉम स्किल्स पूछते लोग कि आपके कॉम स्किल्स कैसे है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, अच्छे है, खराब है, या फिर गुड है, फेयर है, बैड है, जो भी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स डायरेक्टली नहीं आते। कम्युनिकेशन स्किल्स आने के लिए ऊपर के 4 या 5 चीज़ें मैंडेटरी है, एक्सेंट फिर भी जो है ऑप्शनल है। लेकिन बाकी के सारे चीज़ें अगर आपके पास ग्रामर नहीं है प्रॉपर, अगर वोकेबुलरी प्रॉपर नहीं है, आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है, आपकी फ्लुएंसी नहीं है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं रहते। तो बात करने की जो काबिलियत रहती है आपके पास, आमतौर पे स्किल्स का मतलब होता है काबिलियत कोई भी एक चीज़ को लेके। सो वी हैव नाउ ऑल दीज 7 starting from grammar, vocabulary, sentence making, pronunciation, accent, fluency, communication. So why we are discussing all this? Because you need to know, you must know, I think, you must know what we are going to learn in our online classes, or you can say English course, or you can also call it as spoken English course or English course. But I would like to call it as basic English course, which includes grammar, reading skills, writing skills, not focusing much on com skill. You can see grammar is rules and regulations. Okay, and complete grammar जो रहता आपका वो 3 चीजों पे डिपेंड रहता। ठीक है, the whole grammar, the core of the grammar depends upon these 3 things. ये 3 चीजों के ऊपर। So the complete grammar depends on these 3 things. What are those? Alphabet, word and sentence. Okay, so yes, so we have here now 3 things: alphabet, word and sentence. तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट और वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं और अल्फाबेट को वर्ड बोल देते हैं, वर्ड को अल्फाबेट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोला THE दा, जो दी पढ़ते हैं अपन, उसके अंदर कितने अल्फाबेट्स है, तो कितने लेटर्स है एक्चुअली बोलना चाहिए, तो अक्सर लोग बोलते हैं उसके अंदर 3 वर्ड्स है। तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। सो अल्फाबेट, वर्ड्स एंड सेंटेंस। So let me start with alphabet. What is an alphabet? Right? If somebody asks you what is an alphabet, actually पहले ये याद रखिए, ये alphabet है, alphabets नहीं है। There is no plural here. ठीक है, अभी तक जिसको भी याद था alphabets बोल के, A से Z तक alphabet रहता और एक A B alphabet रहते, तो ये भूल जाइए। A से Z तक यानी कि A to Z जो 26 लेटर्स है, इन सारों को बोलेंगे alphabet। इन सारों को मिला के alphabet बोलेंगे। ओके, so what actually are alphabet? Alphabet are the pillars of English language. So without alphabet, definitely we can't do anything. That's the base. Okay, so we have got now 26 letters in alphabet. We have got 26 letters in alphabet. So alphabet के अंदर letters आएंगे, यानी कि अगर THE दा के अंदर कितने alphabets है बोले तो गलत क्वेश्चन है। THE दा के अंदर क्या बोलना चाहिए, कितने letters?
तो THE दा के अंदर 3 लेटर्स है, दैट विल मेक अ वर्ड। वो 3 लेटर को मिला तो क्या बनेगा, एक वर्ड बनेगा, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एज अल्फाबेट। और उसी तरीके से हम वो वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे, ग्रुप करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो बनेगा सेंटेंस। सो द बेसिक फ्लो इज अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स। अगर आप लेटर्स को जमा करेंगे तो अल्फाबेट बनेगा, और अगर आप लेटर्स को जमा करेंगे और उसका एक मीनिंग फॉर्म हो रहा, वो बनेगा वर्ड। और वर्ड को आप कलेक्ट करेंगे और उसका एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म हो रहा, तो उसको आप डेफिनेटली आप जुमला या सेंटेंस बोल सकते हो। प्रॉपर डेफिनेशन इज अ सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स which must make a complete sense. That is called a sentence. Okay, we have got here now 2 types of letters. Okay, and everybody knows that. That's very basic: capital letters and small letters. Capital letters is also called as big letters. Okay, and they are also called as sometimes uppercase. In computer language, in computer terms, in mobile industry, that is called as uppercase and lowercase. But in English, that is called as capital letters. And you can see here we have got from A to Z, these are capital letters, and everybody knows that. Okay, that's very basic. And we have got small letters, that is also called as lowercase. So we have got here now 2 types of alphabets in viewing. अगर देखने की बात करें, यहाँ पर हम फंक्शनैलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, काम कैसा करते हैं, सिर्फ दिखने में 2 टाइप के, एक कैपिटल और एक स्मॉल। आमतौर पे कैपिटल लेटर को हम शुरू में कैपिटल लिखते और स्मॉल लेटर को बाकी के जो रनिंग मैटर होता है वो स्मॉल में लिखते हैं। लेकिन कैपिटल लेटर के ऊपर एक आगे हमारे पास कंप्लीट टॉपिक है, कैपिटल लेटर कब कब यूज करना और स्मॉल कब यूज करना। मैं समझता हूँ 90% लोगों को कंफ्यूजन रहता, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर लिखा हुआ है तो कैपिटल कब यूज करना, स्मॉल कब यूज करना, दैट इज अ बिग कंफ्यूजन अमंग मोस्ट ऑफ द पीपल। व्हाट डू यू से, क्या बोलते हैं आप लोग, कंफ्यूजन है या फिर क्लियर है आप लोगों को कैपिटल कब यूज करना, स्मॉल कब यूज करना? मेरे हिसाब से अगर आप लोगों से मैं पूछूंगा तो हाँ, मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग बोलेंगे सर सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैपिटल यूज कर लो, वर्ड के स्टार्टिंग में कैपिटल यूज कर लो, और कभी अगर आप एब्रिविएशंस यूज कर रहे हैं जैसे CID है, FIR है, वैसे टाइम पे कैपिटल यूज कर लो। बस 1-2 रूल्स बोलेंगे, लेकिन कैपिटल यूज करने के कम से कम 12 से 15 रूल्स है, ठीक है। तो वो रूल्स अगर आप जान लेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में कैपिटल लेटर कहाँ पर यूज करना, कहाँ नहीं यूज करना, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। So that's about capital and small letters. Next point here is in functionality, based on functionality, काम करने के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो आपके जो लेटर्स है वो 2 टाइप के हैं जो हम स्कूल में पढ़ चुके हैं। And what are those? Vowels and consonants. Vowels and consonants. ये जो अल्फाबेट्स है इनको फंक्शनैलिटी के हिसाब से, इनको इनके काम के हिसाब से, इनको दिखने के हिसाब से तो 2 में डिवाइड कर दिया, कैपिटल स्मॉल। लेकिन इनको अगर हम काम के हिसाब से चेक करेंगे तो 2 टाइप में डिवाइड करें। एक है यहाँ पर वावल्स, दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो वावल्स 5 है, सबको मालूम है, जो स्कूल्स में पढ़े थे हम, AEIOU, और रिमेनिंग जो है वो कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स मत याद करिए, वावल्स याद करिए, क्योंकि 5 याद कर लेंगे तो बाकी के जो रहेंगे वो ऑफकोर्स कॉन्सोनेंट्स रहेंगे। Can anybody guess and tell me why these are divided into these 2, vowels and consonants? Why AEIOU are vowels and why rest of the letters are consonants? Anybody can tell me please. ये 5 है, इनके बगैर कोई भी वर्ड नहीं बन सकता, इनके बगैर कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। Of course consonant के बगैर भी नहीं बनता, consonant भी जरूरी है। consonant से साउंड जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप B बोल रहे हैं तो बा की आवाज जनरेट होती, अगर आप K बोल रहे हैं तो का की आवाज जनरेट होती। लेकिन अगर आप AEIOU बोल रहे हैं तो आवाज तो कुछ जनरेट नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। यस, सो वॉवल्स यहाँ पर 5 है और वॉवल्स के थ्रू जो है आपको आवाज लेंथ, आवाज की जो साउंड, जो वर्ड बोलेंगे, वर्ड की जो लेंथ रहेंगी वो वॉवल से जनरेट होंगी। और विदाउट वॉवल्स एंड विदाउट कॉन्सोनेंट बेसिकली यू कांट मेक एनी वर्ड। लेकिन सिर्फ एक वर्ड ऐसा है इंग्लिश में, या आई मीन 2 वर्ड ऐसे, ठीक है, जिसको आप बगैर कॉन्सोनेंट के फॉर्म कर ले सकते हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर दोस? 2 वर्ड ऐसे हैं, 2 वर्ड ऐसे है, राइट, माइंड इट। मैं 2 लेटर नहीं बोल रहा हूं, मैं 2 वर्ड बोल रहा हूं मैं। यस, I एंड A, एग्जैक्टली। तो 2 लेटर इंग्लिश में ऐसे है, ठीक है, जो वर्ड बन जाते, अकेले हैं मगर वर्ड रहते हो लोग, सेंटेंस में जब आते। I और A, I का मतलब होता मैं
और ए का मतलब होता है एक, सिंगल। ओके, गिव मी अ पेन, दैट इज कॉल्ड एज मुझे एक पेन दीजिए। तो आई ए ये दो ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो सिंगल रहने पर भी वर्ड बन जाते हैं और बाकी कोई भी ऐसे नहीं बन सकते। तो वावल्स में ये सिर्फ दो लेटर्स ऐसे है, टू देम वी कैन ट्रीट एज वर्ड्स, ये दोनों को हम वर्ड्स के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, एक्चुअली वर्ड है वो लोग, ठीक है, बाकी सब जो है नहीं बन सकते। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? वी हैव वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, फंक्शनैलिटी के हिसाब से दो है, वावल्स है, कॉन्सोनेंट्स है। ओके, वावल्स 5 है, इनके बगैर आवाज की जो लेंथ है वो जनरेट होती, इनके बगैर जनरेट नहीं हो सकती, और जो जितने भी कॉन्सोनेंट्स है उनसे मेन जो साउंड है वो जनरेट होती। ठीक है, दोनों को मिला के वर्ड बना सकते हैं, और सिर्फ दो लेटर्स ऐसे हैं जो वर्ड के जैसा काम करते हैं, आई और ए, जो वावल्स में से है, कॉन्सोनेंट्स में से नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक हियर वी हैव, एंड दैट इज, let's see here now, vowels and consonants, some examples we have here. So 90% of English words cannot be made without the combination of vowels and consonants, right? And I can say of course 99%, okay, because you don't know the complete dictionary right now, so for that guess, I said just now 90%, okay. तो इंग्लिश के तकरीबन 90% में वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दोनों होते हैं, कोई एक भी छूट जाए तो सेंटेंस नहीं बनता। ओके, तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड लेटर्स देखेंगे आप एग्जाम्पल में, जैसा कि जो ग्रीन कलर में है यहाँ पर, दे आर कॉल्ड एज vowels, and जो black color में है they are called as consonants. Okay, so in example you can see apple, the first word apple, you can see here now a and e, so both are vowels. And next word we have here boy, in that also we have o, that is helping to connect b and y. सोचो अगर b o y नहीं होता, b n y होता तो कोई वर्ड नहीं बनता, राइट, BCY होता कोई वर्ड नहीं बनता, BDY होता कोई वर्ड नहीं बनता। ठीक है, अगर वो O की जगह पे आप A लगाते हैं तो फिर भी वर्ड बन जाता, I लगाए फिर भी वर्ड बन जाता, U लगाए फिर भी वर्ड बन जाता, राइट। लेकिन वो 5 को छोड़ के अगर आप दूसरे लगाएंगे बीच में तो वर्ड नहीं बनता। ठीक है, तो वावल्स एक ही बार आना जरूरी नहीं है, वर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वावल कितने बार भी आता। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कैट। ओके, next we have dog, so you can see rest of the examples here. We have elephant, the or the, and के अंदर a जो है वो missing है, actually that is also vowel, color miss हो गया वहां पर। next on, in, that, this, he, she, it, ये सारे क्या है, of course vowels है। और etc जो आप लोग लिखते थे अभी तक, उसको हम आमतौर पर उसका फुल फॉर्म etc डॉट लिखते थे हमेशा, उसका फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पर, etc। ओके, दैट इज कॉल्ड एटसेट्रा। तो हम ETC शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन फुल फॉर्म क्या है उसका, एटसेट्रा है, एक्सेट्रा नहीं है वो, दैट इज नॉट कॉल्ड एज एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड एज एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है, तो एटसेट्रा बोलेंगे उसको अपन, अक्सर हम जो बोलते हैं ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल के, तो वो एक्सेट्रा नहीं है, एटसेट्रा। ठीक है, तो उसको ETC में हम शॉर्ट में लिखते हैं। So that's about the basic examples here now. Next, in English, the letter Y can represent either a vowel or consonant sound. अब और एक important point जो है, इंग्लिश के अंदर जो Y है उसको सेमाई वावल बोलते हैं, या फिर कई बार उन्हें कॉन्सोनेंट के साथ काम करता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, BY, बाई, माई, ड्राई, फ्लाई, फ्राई, क्राई, जिम, ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं यहाँ पर वावल के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर और एक देखिए, यहाँ पर आप रिदम इज द लॉन्गेस्ट वर्ड विदाउट एन एक्चुअल वावल, तो एक्चुअल वावल नहीं है इसके अंदर, तो ये भी एक वर्ड है जो बगैर वावल के फॉर्म हो गया, इसके अंदर AEIOU नहीं है, राइट। लेकिन रिदम के अंदर ये जो वाई है किसके साथ काम कर रहा, वावल के साथ काम कर रहा है क्या, एक्चुअली इन्हें कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और वाई की आवाज कई बार ऐसा यू क्या थी, देखिए YOU, राइट, और यू की आवाज कई बार यूनिवर्सिटी क्या थी, यू, GUN, गन। लेकिन यू, जो यू है लेटर यू बोल रहा हूं मैं, YOU नहीं बोल रहा, जो लेटर यू है उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यू बोल के, तो वहां पर ये जो वावल है वो कॉन्सोनेंट के साथ काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट की आवाज नहीं कर रहा, तो उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं। तो फिल वक्त यहाँ पर शॉर्ट में एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, ये सारे जितने भी वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, बाई, माई, ड्राई, फ्लाई, फ्राई, क्राई, जिम, शाई, स्पाई, ट्राई, वाई, रिदम, ये सारे वर्ड्स में अगर आप देखेंगे तो कोई भी वावल नहीं है। तो यहाँ पर जो ऊपर का पॉइंट था वो यहाँ पर समझ में आ रहा आपको कि 90% ऑफ वर्ड्स वावल्स कॉन्सोनेंट जनरेट नहीं होते, लेकिन ये 10% में से, ये जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये 10% में से, एक्सक्यूज मी, यस, हियर वी गॉट,
तो ये जो देख रहे हैं आप, दीज आर अंडर 10%, क्योंकि इसके अंदर आई ए ई आई ओ यू में से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ड्स फॉर्म हो जा रहे हैं। और ये सारों में से सबसे बड़ा वर्ड जो बगैर वावल के है वो कौन सा है? रिदम। ठीक है, सो दैट्स अबाउट हियर नाउ वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। और अब आप लोग को कोई भी बोले कि बगैर वावल के बगैर कॉन्सोनेंट का वर्ड नहीं बन सकता, तो आप बोलना ऑफ कोर्स नहीं बन सकता, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स है, कुछ एक्सेप्शंस है, उसके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो फॉर्म हो जाते हैं, यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स आप लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट मूव ऑन विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज सेंटेंस। एक्चुअली हम अभी पढ़े अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स के ऊपर और बहुत सारे रूल्स है, इतने खत्म नहीं हो गए, ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं अपन, फिर एडवांस में अलग रहेंगे रूल्स। ठीक है, तो अल्फाबेट हो गया खत्म और कुछ भी नहीं आएगा, मत समझिए, आगे बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे। एक्चुअली अल्फाबेट के बाद पढ़ना क्या चाहिए था? वर्ड्स पढ़ना चाहिए था, क्योंकि वर्ड्स को मिला के फिर सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन वर्ड्स का टॉपिक इतना बड़ा है, उसको शुरू करेंगे तो कम से कम जो है 10-15 दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं पहले सेंटेंस टॉपिक पढ़ा देना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट वर्ड्स का टॉपिक पढ़ लेंगे। ओके, so what is a sentence? Already we discussed about this one. When we speak or write, we use words. जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम वर्ड्स यूज करते हैं। We generally use these words in groups, और ये वर्ड्स को हम ग्रुप में यूज करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, एडम sat in a corner. एडम एक कॉर्नर में बैठा था। एडम सिट नहीं बोल रहे अपन, एडम sat in a corner। अक्सर हम स्कूल्स में पढ़ते थे, हमटी डमटी sat in a corner, राइट? और क्या था? हमटी डमटी sat on a wall, ऐसा कुछ था ना वो, राइट? तो ये हो गया बेसिकली अ सेंटेंस, द मोस्ट पॉपुलर सेंटेंस, हमटी डमटी sat on a wall। तो यहाँ पर एडम sat in a corner, ये प्रॉपर सेंटेंस है। यस, सो हमटी डमटी sat in a corner, ये प्रॉपर सेंटेंस है। अगर इसको सोचिए आप लोग, अगर इसको सोचिए, एडम sat in a corner नहीं होता। अगर सेंटेंस ऐसा होता, कॉर्नर इन ए sat Adam, does it make any sense? Anybody of you please tell me? No, sir. Exactly, No, sir. Exactly no, because we cannot say corner in a sat Adam। आप बोलेंगे सर मैं वर्ड्स तो जमा कर दिए ना, हमसे वर्ड्स तो जमा कर दिए तो ये सेंटेंस बन जाएंगे, लेकिन ये सेंटेंस नहीं बनेगा, बिकॉज a group of sentence which should make a proper sense and it should be arranged, it should be come in a proper order also। इसके बाद क्या आना वो बहुत जरूरी है, वो हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर के अंदर, कि एडम के बाद सैट क्यों आना, उसके बाद इन क्यों आना, उसके बाद ए क्यों आना, उसके बाद कॉर्नर क्यों आना, उसके बाद डॉट क्यों आना, उसके रूल्स क्या है, वो अगर आप जान लेंगे तो आराम से आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर वो नहीं मालूम आपको तो फिर आपको अंदाजे से हमेशा जज करना पड़ेगा, इसके बाद ये लगा दूं या वो लगा दूं करके। अक्सर हम लोग करते हैं, राइट? हम लोग को दो चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता, एक्चुअली तीन चीजों में, ए कब लगाना, एन कब लगाना, और दा कब लगाना। दा लगाएंगे नहीं लगाएंगे, पढ़ के देख लेते हैं, जम रहा तो लगा देंगे, नहीं जम रहा तो छोड़ देंगे। वैसे ए कब लगाना, एन कब लगाना, ए जमता नहीं एन जमता, क्या जम रहा ऐसा दिख रहा, तो दैट्स नॉट जम रहा, राइट? इट शुड बी प्रॉपर गाइडेड, उसके रूल्स होते हैं। तो ए कब यूज करना, एन कब यूज करना, दा कब यूज करना। एक्चुअली दा यूज करने के कम से कम 10 से 15 रूल्स है, वो अगर आप समझ गए तो you won't get any confusion in future when to use da or the। okay, so here we have now a group of words like this which make complete sense called as sentence। and उसके नीचे आप रोमन में ही पढ़ ले सकते हैं, एक से ज्यादा वर्ड्स को जब हम मिला लें और उसका सही सेंस भी बने तो उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? डेफिनेटली सेंटेंस कहते हैं, एग्जैक्टली, राइट? so here we have another one, I eat an apple, I eat an apple, that is correct, whereas I apple eat an is completely wrong। I apple eat an, you cannot make this type of sentence। okay, और एक पॉइंट है जो हमेशा हम यूज करते हैं, वो ये है कि सबसे पहला वर्ड जो नर्सरी क्लास का रहता वो रहता एन एप्पल, एन एप्पल। और वहां पर बुक में जो पिक्चराइज्ड रहता वो एक ही एप्पल रहता। तो अक्सर मैं सोचता था छोटे रहने के, एक ही एप्पल है, फिर एन एप्पल क्यों लिख रहे हैं? ऑलरेडी दिख रहा है एक ही एप्पल है, तो लिखना क्या चाहिए था? एप्पल लिखना चाहिए था, लेकिन एन एप्पल क्यों लिख रहे हैं वहां पर? दैट वी हैव द रूल हियर। तो वो रूल समझ जाएंगे तो आप एन कब यूज करना, ए कब यूज करना और ए एन कब नहीं यूज करना वो देख लेंगे। तो आगे इंशाल्लाह हम क्लासेस में देखेंगे। वो जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज वावल इन डिटेल्स, वावल्स इन डिटेल्स, वो टॉपिक को आगे हम पढ़ेंगे। तो एन क्यों आता वो समझ में आ जाएगा, ठीक है? और ये जो सीक्वेंस है ये भी समझ में आएंगे इंशाल्लाह।
पहले आई क्यों आ रहा, फिर ईट क्यों आ रहा, फिर एन क्यों आ रहा, फिर एप्पल क्यों आ रहा, वो आप तरतीब अगर जान लेंगे, वो सीक्वेंस अगर जान लेंगे, तो इंशाल्लाह कोई भी वर्ड्स बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंटेंसेस कितने टाइप के हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखे बगैर बोलेंगे कि सेंटेंसेस कितने टाइप के हैं, तो मैं गेस कर रहा हूं कि आप लोग बोलेंगे बहुत टाइप के सेंटेंसेस रहते हैं, गिन नहीं सकते अपन, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। We have got 4 types of sentences in English language. I want to be clear here. We are discussing about types of sentences, not types of tenses, right? So tenses alag hai, sentences alag hai. So we are discussing first now types of sentences. So we have got 4 types of sentences. Number 1 is called as declarative sentence. ये actually sentences के categories है, ये actually sentences के classifications है। मतलब अगर आप ये 4 सेंटेंस को समझ जाएंगे, तो दुनिया में जितने सेंटेंस बनते हैं वो ये 4 के अंदर ही बनते हैं। दुनिया में आप जितने सेंटेंसेस बनाएंगे वो ये 4 ही टाइप के रहेंगे। मतलब आपको, आप बोलेंगे लाखों सेंटेंसेस हो सकते हैं, तो लाखों याद करने की जरूरत नहीं है, वो लाखों का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ अगर आप 4 को समझ जाएंगे, देन इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंस यूजिंग दीज 4 टाइप ऑफ सेंटेंस रूल्स एंड रेगुलेशन। तो पहला सेंटेंस है डिक्लेरेटिव, और उसको और भी बोल सकते हैं अपन assertive sentence. Assertive, okay. So what is called as declarative, what is called as assertive, right? That we have to discuss. Number 2 we have here now interrogative sentence. Number 3 imperative. Number 4 exclamatory. तो ये 4 टाइप के sentences है। Let's try to understand all these types of sentences one by one. Okay, so let's move on to next screen. Yes, so here we got now types of sentences. So declarative और assertive sentences, right? सबसे पहली बात, declare करना किसको बोलते हैं? Anybody? Can anybody tell me? Declare करना किसको बोलते हैं? तो कोई भी चीज को आप declare करना का मतलब ये है कि कोई भी चीज के बारे में आप आसान लैंग्वेज में उसको बोलेंगे बयान देना। आसान लैंग्वेज में स्टेटमेंट बोलेंगे उसको, जो अक्सर कोर्ट में जाके स्टेटमेंट देते हैं ना, तो बयान करना। आपको क्या मालूम है उस मुजरिम के बारे में, उस क्रिमिनल के बारे में, उस केस के बारे में, वो बयान देना, उसको आप बोलते हैं डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट। तो पहले टाइप का सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या फिर स्टेटमेंट्स उसको बोलते हैं अपन। उसको और क्या बोलते हैं? असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव का मीनिंग क्या है? या लेट मी टेल यू, असर्टिव का मीनिंग होता है यहाँ पर दावे के साथ बोलना, दावे के साथ बोलना विद 100% कॉन्फिडेंस। तो एक होता है डिक्लेयर करना, आप जो देखे बोल देना, एक होता दावे के साथ। मिसाल के तौर पे अगर कोई पूछे आपसे कि हैदराबाद कहाँ पर है, तो आप बोल रहे हैं हैदराबाद इज इन तेलंगाना। लेकिन अगर आपको कोई स्ट्रेस से पूछ रहे हैं सही में तेलंगाना, मेरे को मालूम है 100% हैदराबाद तेलंगाना में ही है, दैट इज कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंस। सो इफ यू आर 100% sure and confident, and those type of sentences are called as assertive sentence. Okay, we'll see the examples of those also. So a sentence which declares or states or assert about, okay, is called as declarative or assertive sentences. तो जो sentences होते हैं यहाँ पर, ठीक है, declarative or assertive, you can see here the definition, which declares और states और assert, या declare करना या दावे के साथ बोलना या फिर statement देना, वो सारे टाइप के sentences को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? declarative sentences बोलेंगे, declare करने वाले sentences, ठीक है। तो here we have the examples. This is a computer. This is a computer. ये एक कंप्यूटर है। तो यहां पर आप लोग बोलिए मेरे को, क्या ये क्वेश्चन है? नहीं होता। और क्या ये सडन एक्सप्रेशन है? वाओ आई वन द मैच? नो, ये भी नहीं होता। और क्या ये क्या बोलेंगे आप, रिक्वेस्ट है, प्लीज गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर? नहीं होता। क्या ये ऑर्डर है, गो एंड डू दिस? नहीं होता। तो फिर क्या है ये? राइट तो इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस मैं भी आप लोगों के सामने डिस्कस करा, ये अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस है। तो वो ये सारे सेंटेंसेस ये 4 कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, ठीक है। तो पहला ये जो कैटेगरी है, दिस इज अ कंप्यूटर, इट हैज नथिंग टू डू विद द पर्सन यू आर टेलिंग। कुछ भी नहीं करना है, उसको खाली सुनना है। ये कंप्यूटर है बोलो तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही, ठीक है ये कंप्यूटर है, और मेरे को कुछ भी नहीं करना है, ना मेरे को जवाब देना है, ना उनकी रिक्वेस्ट को मेरे को फुलफिल करना है, ना मेरे को उनका ऑर्डर मानना है, ना जो है एक्सप्रेशन कुछ बयान करना है, ओ वाओ बल्कि भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है आपको, सिर्फ दिस इज क्या है, कंप्यूटर। तो आप बोलेंगे ठीक है कंप्यूटर है, ओके आई गॉट टू नो नाउ। नेक्स्ट, ही इज अ टीचर, ये एक टीचर है, या वो इन्हें वो एक टीचर है। तो आमतौर पर ही का मतलब होता इनू,
इन्हें या वो, ठीक है। तो ही का मतलब है जो हम आमतौर पर मेल के लिए यूज करते हैं, दैट विल लर्न इन अपकमिंग क्लासेस। नेक्स्ट है शी इज अ डॉक्टर, दे आर स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए इट इज अ फोन, दीज आर ऑरेंजेस। तो ये सारे सेंटेंसेस में ना क्वेश्चन है, ठीक है, और ना यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट है, ना ऑर्डर है, ना सडन एक्सप्रेशन, ठीक है। दीज आर ओनली बेसिकली। अब यहां पर जो मैं सेंटेंसेस बोला, दिस इज अ कंप्यूटर, ही इज अ टीचर, शी इज अ डॉक्टर, राइट, दे आर स्टूडेंट्स, ये सारे सेंटेंसेस अब या मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, या पास्ट में बोल रहा हूं, या फ्यूचर में बोल रहा हूं, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक कंप्लीटली। वो कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है। बस यहां पर ये जितने सेंटेंसेस है फिल वक्त टाइम बीइंग के लिए ये पूरे प्रेजेंट में। अगर ये लोग पास्ट में होते तो मैं यहां पर दिस इज ए कंप्यूटर के बजाय बोलना पड़ता था दिस वॉज अ कंप्यूटर, दिस वॉज अ कंप्यूटर। तो इज का जो पास्ट है वो वॉज है, उसके डिटेल्स आगे पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट, ही इज अ टीचर की जगह पे ही वॉज अ टीचर बोलता था मैं। शी इज ए डॉक्टर के बजाय शी वॉज अ डॉक्टर बोलता था मैं। दे आर स्टूडेंट्स के बजाय दे वेर नहीं पढ़ते उसको, दे वर पढ़ते, ठीक है, दे वर स्टूडेंट्स, दे वर स्टूडेंट्स। और इट इज ए फोन की जगह पे इट वॉज अ फोन। दीज आर ऑरेंजेस के जगह पे दीज वर ऑरेंजेस। ये पास्ट में बोलने का तरीका है, ठीक है। फ्यूचर में बोलने का तरीका, दिस इज अ कंप्यूटर, ये तो प्रेजेंट में हो गया। दिस वॉज अ कंप्यूटर, ये पास्ट में हो गया। दिस विल बी अ कंप्यूटर, दिस विल बी अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर होगा, अभी तो नहीं है, आगे होगा फ्यूचर। उसी तरीके से ही इज अ टीचर नहीं, ही विल बी अ टीचर, ही वुड बी अ टीचर, ही शैल बी अ टीचर, ठीक है। ये आप फ्यूचर में बोल सकते हो। उसी तरीके से दीज आर ऑरेंजेस, दीज विल बी ऑरेंजेस। तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हम सेंटेंसेस को ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंसेस कौन से है? डिक्लेरेटिव। लेकिन वक्त की जब बात कर रहे हैं, टेंस की जब बात कर रहे हैं, तो तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? फ्यूचर में नहीं होते, ठीक है। यस, नेक्स्ट मूव ऑन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। The next type of sentence is interrogative sentence. तो जो interrogative sentence है उसका मतलब क्या है? तो basically you can see on the screen a sentence which asks questions. यानी कि दूसरी कैटेगरी है जितने भी सवाला हैं, जितने भी सवाला हैं, जवाबा नहीं बोल रहा हूं, जवाबा पूरे डिक्लेरेटिव में थे, ये सवालों की बात चल रही। जितने भी सवाल होते वो फॉल करते इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में, यानी कि ऐसे जुमले जो सवाल करते, ठीक है। आप अक्सर आमतौर पे बोलते, देखिए पुलिस इंट्रोगेशन बोलते, पुलिस जो सवालात करती। तो सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव, ओके। एंड वी हैव हियर एग्जांपल। अब इसके अंदर भी आप क्वेश्चन सिंगुलर से पूछ सकते, आप क्वेश्चन प्लूरल से पूछ सकते, आप क्वेश्चन एक आदमी से पूछ सकते, आप ग्रुप से पूछ सकते, आप क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछ सकते, आप क्वेश्चन पास्ट में पूछ सकते, आप क्वेश्चन फ्यूचर में पूछ सकते, आप क्वेश्चन नेगेटिव में पूछ सकते, आप क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ सकते, आप क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में पूछ सकते, आप क्वेश्चन पैसिव वॉइस में पूछ सकते, आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते, आप क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछ सकते। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर हियर, बट ऑल इन ऑल दिस इज क्वेश्चन। तो सेकंड कैटेगरी कौन सी हो गई? क्वेश्चंस हो गई। व्हाट्स योर नेम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ये भी एक सवाल हो गया प्रेजेंट का। अगर इसको पास्ट में पूछना रहता तो हम बोलते थे व्हाट वाज योर नेम, आपका नाम क्या था, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। अक्सर हम किसी से पूछते हैं ना, अरे तुम्हारा नाम क्या था जी बोल के, तो जब हम पूछेंगे व्हाट वाज योर नेम, राइट। अगर किसी से पूछना है तुम्हारा नाम क्या होगा, व्हाट विल बी योर नेम, व्हाट विल बी योर नेम। तो विल कब यूज करना, बी कब यूज करना, आगे पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल समझिए खाली, ठीक है, उस ग्रामर में मत जाइए। तो व्हाट विल बी योर नेम। उसी तरीके से हु आर यू, आप कौन है, अगर इसको पास्ट में पूछना है तो आर का पास्ट क्या है, वर है, हु वर यू। आर का कभी भी पास्ट यूज करना है तो वर लगा लेना, WERE, राइट, हु वर यू। उसकी तरीके से नेक्स्ट है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते थे बोले तो यहां पर वेयर डू यू लिव। तो यहां पर बोलना पड़ेगा आपको वेयर डिड यू लिव। डू का पास्ट क्या है, डिड है, Did. डू का पास्ट है डिड। तो यहां पर वेयर डिड यू लिव, बस खत्म, ठीक है, वेयर डिड यू लिव। अगर फ्यूचर में पूछना है, राइट, तो यहां पर डू और डिड की जगह पे लगाएंगे विल। वेयर विल यू लिव, कहां रहेंगे यार तुम बोलने का मतलब, वेयर विल यू लिव, वेयर वुड यू लिव, राइट। उसी तरीके से वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो,
तो आप कहाँ जाते हो, आप कहाँ जाते, तो अगर इसको पास्ट में बोलना है तो आप कहाँ गए थे बोलना है तो एनीबॉडी, Where did you go? एग्जैक्टली। तो ये गो को मत चेंज करिए, खाली डू की जगह पे डिड लगाइए। गो को अक्सर लोग क्या करते हैं, वेयर डिड यू वेंट बोल देते, वेयर डिड यू गॉन बोल देते, ये मत करिए, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार डू को डिड कर दिए तो प्रेजेंट का पास्ट कर दिए आप, तो फिर से गो को वेंट या गॉन मत करिए। तो वेयर डिड यू गो बोलना सही है, वेयर डिड यू वेंट बोलना कंप्लीटली गलत है, ठीक है, जो क्लास के शुरू में हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट, वेयर डिड यू ईट, सॉरी व्हाट डिड यू ईट, मतलब क्या खाए आप, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डू यू ईट आप क्या खाते, व्हाट डू यू ईट आप क्या खाते, बोलो बोलने का मतलब, व्हाट विल यू ईट क्या खाएंगे आप, ठीक है, हाउ आर यू, हाउ वर यू, हाउ विल बी यू आप कैसे रहेंगे, हाउ विल बी यू, ओके, हाउ विल बी यू इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल कैसे रहेंगे आप, आपको खुद नहीं मालूम, यू डोंट नो, राइट। तो दैट्स अबाउट द बेसिक सेंटेंसेस। और यहाँ पर आप लोग इसके डिटेल्स में मत जाइए, ये डू कब आ रहा, यू कब आ रहा और वेयर कब आ रहा, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन एवरी सेंटेंस टाइप। फिर फिल वक्त सिर्फ किस पे फोकस करना है, एग्जाम्पल्स पे, ठीक है, यस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है इंपरेटिव। तो पहले दो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कुछ डाउट्स है आप लोग को? No, sir. No, sir. यस। तो पहला टाइप क्या हो गया, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। दूसरा टाइप हो गया Interrogative. इंट्रोगेटिव। Interrogative. Interrogative. Yes, interrogative, right? That is pronounced as interrogative, interrogative, okay? Interrogative. Yes, interrogative. तो तीसरा टाइप का जो सेंटेंसेस है जिसके अंदर सारे सेंटेंसेस फॉल करते हैं वो है imperative, imperative सेंटेंस। imperative के अंदर दो चीजें फॉल करती, दो चीजें आती, एक होता कमांड्स देना या ऑर्डर्स देना, दूसरा होता रिक्वेस्ट करना। तो ये भी एक टाइप के सेंटेंसेस होते हैं कि कमांड कैसा देना और रिक्वेस्ट कैसा करना, उसके भी रूल्स है। जैसा क्वेश्चन करने के रूल्स है, आंसर देने के रूल्स है, तो क्वेश्चन करने के भी यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, रिक्वेस्ट करने के भी रूल्स है और ऑर्डर्स देने के भी रूल्स है, और वो सेंटेंसेस को बोलेंगे यहाँ पर आप इंपरेटिव सेंटेंसेस, जो तीसरी कैटेगरी है। एग्जाम्पल, अगर मेरे को बोलना है मेरे को एक गिलास पानी लेके आइए, तो मैं बोलूंगा गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अगर खरीद के लेके आना है दुकान से तो ब्रिंग नहीं बोलूंगा मैं, बाय मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बाय मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर मैं बोलूंगा परचेज मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर अगर लेके आना है कहीं रखे भी है, ठीक है, तो टेक मी अ ग्लास ऑफ वाटर नहीं बोलूंगा, गेट इज बोलना पड़ेगा यहाँ पर। टेक का मतलब लेना है, लाना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, गेट आउट फ्रॉम हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट आउट फ्रॉम हियर? अच्छा, बेसिकली यहाँ से पहले ये समझ जाइए, गेट जो वर्ड है ना, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है और इतने जगह यूज में आता है, इसका यूज अगर समझ गए तो समझ जाओ बहुत सारे चीजें आसान हो गए आपको, खास तौर से ऑर्डर्स में। गेट का मतलब क्या है, एनीबडी? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, गेट का मतलब। कम ऑन, हरी अप। लाना. लाना। एनीबडी एल्स? कोई चीज लाना. कोई चीज लाना। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? गेट का मतलब? Is everybody online? Yes, sir. Yeah, please reply. Yes, sir. Yeah, please reply then. Get का मतलब? Get लाना हो या आप मतलब लोगों के लाना. साथ? हाँ, ठीक है, ये सेंटेंस को छोड़ के जनरली बोलिए, गेट का मतलब। Yeah, let me tell you. Yes. गेट, अच्छा, अगर गेट का मतलब लाना होता तो सोचिए गेटअप का मतलब क्या है? अगर गेट का मतलब लाना है तो गेटअप का मतलब कहीं से जाके उठाना उनको, निकट। Foreign get means गेट का मतलब फौरन, तो फिर क्विक का मतलब क्या है? quick. क्विक Foreign. का मतलब है फौरन, गेट का मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर गेट के मीनिंग दो है, Don't याद know, रखिए। sir. हाँ, निकट, क्या बोले? Don't know, sir. Don't know, Confuse हो रहा, मतलब सेंटेंसेस Yeah. में डिफरेंसेस हो रहा ना सर. Okay, यहाँ पर गेट ऐसा यूज करे, वहाँ पर वैसा. तो ओके ओके, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड जनरली। सो जनरली गेट के दो यूज है, एक यूज याद रख लीजिए, लेके आना, दैट्स वेरी बेसिक, दैट्स ऑन द स्क्रीन। दूसरा गेट का मतलब होता हो जाना,
इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए। दूसरा गेट का मतलब होता है हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गेट अप, खड़े हो जाओ। गेट डाउन, नीचे हो जाओ। गेट असाइड, बाजुक हो जाओ। गेट आउट, बाहर हो जाओ। गेट इन, अंदर हो जाओ। समझ में आ रहा? गेट अप, गेट इन, यस सर। असाइड, गेट आउट, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, ठीक है। तो गेट का मीनिंग एक होता लाना, दूसरा मतलब होता हो जाना। अगर आपको बोलना है किसी हो कार जाना। कार के अंदर आ जाओ बोलना है तो गेट इन दी कार बोलते हैं आप, गेट। और आमतौर पे गेट यूज करते हैं आप ऑर्डर्स देने के लिए, याद रख लीजिए, ठीक है। टीचर को नहीं बोल सकते आप, राइट, गेट डाउन फ्रॉम दी बस बोल के, गेट इन दी कार बोल के, जब उनको बोलना पड़ता है टीचर प्लीज कम इन साइड बोल के, राइट। या फिर अगर आप गेट को भी थोड़ा रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज लगा लीजिए, प्लीज गेट इन साइड, ठीक है। प्लीज बी सीटेड, गेट की जगह पे आमतौर पर बी भी यूज कर सकते हैं आप रिक्वेस्ट के लिए। प्लीज गेट इन साइड, प्लीज गेट आउटसाइड, प्लीज कम इन, ठीक है, ऐसा भी यूज कर सकते हैं आप। लेकिन ऑर्डर्स के लिए क्या यूज करते हैं? गेट यूज करते हैं। तो गेट के साथ आमतौर पर हम प्लीज नहीं यूज करते, फिर भी अगर आप कभी फॉर्मली यूज कर लेना चाह रहे हैं यूज कर सकते हैं, लेकिन गेट को यूज करेंगे ऑर्डर्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर गेट आउट फ्रॉम हियर, ब्रिंग मी अ फ्यू एप्पल्स। तो यहाँ पर बाजू का आप रोमन में देख सकते लिखा हुआ है, पढ़ सकते। नेक्स्ट है यहाँ पर रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के तौर पे यहाँ पर कभी भी आप जो है गेट नहीं यूज करेंगे। रिक्वेस्ट के तौर पे आम तौर पे यूज करते लेट। रिक्वेस्ट करने के लिए गेट की जगह पे क्या यूज करेंगे? लेट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है मुझे करने दीजिए, तो गेट मी डू इट नहीं बोलेंगे, लेट मी डू इट बोलिए, मुझे करने दीजिए। लेट का मतलब होता मुझे मौका दीजिए, मुझे करने दीजिए, रिक्वेस्ट के लिए। उसी तरीके से आप एक ग्रुप में सवाल पूछे और मेरे को उसका जवाब देना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? एनीबडी अगर कोई ग्रुप में सवाल पूछे और मेरे को उसका जवाब देना है रिक्वेस्ट के तौर पे, तो कैसा बोलूंगा मैं? एनीबडी कैन टेल मी प्लीज? Let me revise. Let me answer. Let me answer. Exactly. Let me answer, right? Let me answer. या please let me answer. Please let me answer. तो यहाँ पर हम जो let है, let me come in, let me go out, let me say this, let me do this, let me tell you, right? Let me correct you. ये सारे चीजें हम यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट के तौर पे। और रिक्वेस्ट के तौर पे और एक चीज जो मशहूर है वो यूज करते हैं आप, प्लीज। ओके, तो यहां पर भी प्लीज के मीनिंग दो है। एक प्लीज होता रिक्वेस्ट की, मैं गुजारिश करता हूं आपसे। दूसरा प्लीज का मीनिंग होता खुश करना। प्लीज से बनता प्लेजर, प्लीज से बनता प्लेजर का मतलब खुशी, ठीक है। आई डोंट वांट टू प्लीज यू, मैं आपको खुश करना नहीं चाह रहा, ऐसा भी यूज करते हैं। आई डोंट वांट टू प्लीज यू, राइट। तो प्लीज कब यूज करना है, प्लेजर कब यूज करना। आमतौर पर ये गाड़ी का नाम है, देखिए हीरो प्लेजर बोलते हैं, राइट। तो वो गाड़ी चलाते वक्त खुशी महसूस होती है आपको, इसीलिए उनका नाम क्या रखे गाड़ी का? प्लेजर रखे। तो प्लेजर इज डिफरेंट, प्लीज इज डिफरेंट। तो प्लीज के बेसिकली दो मीनिंग है, एक रिक्वेस्ट करने के लिए, दूसरा कब यूज करेंगे? आगे वाले को खुश करने के लिए भी यूज करते हैं, राइट। आगे वाले की खुशी, आगे वाले को खुश करने को भी प्लीज बोलते हैं। आई डोंट वांट टू प्लीज यू, आई वांट टू प्लीज यू, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। अलाउ मी टू गो होम, और एक यूज करते हैं आप क्वेश्चन के लिए, अलाउ मी टू डू इट, allow me to come in, allow me to go home, allow me to stand up, allow me to sit down, allow me to sleep, allow me to learn, allow me to go। ये सारे आप यूज करते कब? रिक्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारे सेंटेंसेस के मैं एग्जांपल्स की लिस्ट दूंगा आप लोगों को। आई हैव टन्स एंड टन्स ऑफ मटेरियल, और वो मटेरियल आराम से आप लोग 1 साल पढ़ सकते हो, उतना मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल की छोड़ दीजिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल एक एक समझिए, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं 50-50 एग्जाम्पल डाल दिया तो कंफ्यूजन बढ़ जाता, ठीक है। वो मटेरियल्स दूंगा मैं, स्टडी वर्क बोलेंगे उसको अपन, या होमवर्क बोलेंगे, या फिर वर्कबुक के तौर पे बोलेंगे। वो आगे इंशाल्लाह मैं आप लोग को दूंगा पीडीएफ के तौर पे, या फिर फाइल्स के तौर पे शेयर करूंगा, वो आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गया तीसरे टाइप का सेंटेंस। तो अभी समझ में आ गया, पहला एक हो गया आंसर वाले, डिक्लेयर करने वाले, स्टेटमेंट देने वाले सेंटेंसेस, जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी हो सकते, ठीक है। दूसरा होता सवाल करने वाले सेंटेंस, वो भी पॉजिटिव सवाल हो सकता और नेगेटिव सवाल हो सकता। वो सवाल प्रेजेंट का भी हो सकता, पास्ट का भी हो सकता और फ्यूचर का भी हो सकता। तीसरे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है जो या तो ऑर्डर्स या कमांड्स देते या फिर रिक्वेस्ट करते। ऑर्डर्स देने के लिए आमतौर पे हम यूज करते गेट, जिसके दो मतलब है, लेके आना और हो जाना। और दूसरा रिक्वेस्ट करने के लिए हम यूज करते प्लीज,
लेट, अलाउ, और बहुत सारे हैं, ये बेसिकली 3 याद रखिए। और अक्सर आमतौर पे लोग यूज करते हैं प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये आमतौर पे सही नहीं है, ये सही नहीं है। वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा आपको, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर नहीं यूज करेंगे, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर अपन यूज करें तो बेहतर होता है, क्योंकि आमतौर पे गेट का मीनिंग क्या होता, ऑर्डर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर के साथ रिक्वेस्ट हो गया, मतलब ऐसा हो गया हो, आमतौर पे कब यूज करते, देखिए उसको बेइज्जती करने के लिए यूज करते हैं। कब, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, प्लीज गेट लॉस्ट, तो ये इज्जत नहीं होती है। प्लीज गो आउट अलग है, प्लीज गेट आउट अलग है। तो आप बोलेंगे प्लीज बोल रहे हैं ना सर, ये भी इज्जत है, बोलते ये इज्जत नहीं होती, इज्जत से बेइज्जती करना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एज प्लीज। तो प्लीज आप ये टाइम पे यूज कर सकते हैं, जो मैं एक्सेप्शन दिया आप लोगों को, आप ऑर्डर्स में प्लीज यूज कर सकते हैं गेट के साथ। कब, जब आपको ऑर्डर देते हुए क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, इज्जत से बेइज्जती करना है, तो आप ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। The last type of sentence here we got is exclamatory sentence, and that's the basic one. I don't need much explanation. तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग जो भी sudden expressions के साथ sentence यूज करते हैं वो सारों को बोलेंगे exclamatory। Oh my God बोले अगर आप, yummy बोले, oh बोले, what a shame, poor boy, what a beautiful city। इनके बाद आप ये जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं यहाँ पर, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। वो सारे सेंटेंसेस में क्या है यहाँ पर, एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये, अब ये जो एक्सक्लेमेटरी है, ये सारे एक्सक्लेमेटरी जो कैटेगरी है, इन्हों अलग कुछ भी नहीं है। ये एक्सक्लेमेटरी या तो डिक्लेरेटिव रहते, या तो इंट्रोगेटिव रहते, या तो इंपरेटिव रहते, इन लोग अलग नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर मैं बोला व्हाट अ कंप्यूटर, तो एक्सक्लेमेटरी। अगर मैं बोला दिस इज अ ग्रेट सिटी, तो ये डिक्लेरेटिव है, लेकिन क्योंकि मैं एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लगा दे रहा हूँ तो क्या बन जाता है इन्हें, एक्सक्लेमेटरी। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी बन जाते हैं कब, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देने पर। उसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं आपसे, तो मैं सडन एक्सप्रेशन से अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूं व्हाट, व्हेन, उसके साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी एक्सक्लेमेटरी बन जाते हैं। और उसी तरीके से ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट को भी अगर आप सडन एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हैं तो वो भी क्या बन जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी बन जाते हैं।